गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती है ताकि जो सिटीजन है वो एक अच्छी लाइफ जी सके, अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। Part 4th of the Constitution of India contains certain principles called as directive principles which are fundamental in the governance of the country, and the state is under duty to apply these principles making in laws. तो जब भी laws बनाने हैं तो ये यूज की जाती है ठीक है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट. Directive principles bears a close resemblance to the directive principle of social policy of Irish Constitution. जो हमारे इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. Directive principle lay down the objectives or goals which the state should try to achieve. They impose certain obligation on the state to take positive action to achieve economic democracy and to establish a welfare state. तो ये क्यों इम्पोज किए जाते हैं? ये इम्पोज किए जाते हैं स्टेट पे ताकि एक पॉजिटिव एक्शन लिया जाए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए और वेलफेयर कि लोग जो हैं वो आपस में इकट्ठे उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हों, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के लिया जाता है. These principles are used to consider reasonable restrictions on fundamental rights. It is also useful by statutory interpretation. जब कोई लॉ की तरफ से इंटरप्रिटेशन आती है तो उसके टाइम पे भी ये यूजफुल होते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है. Directive principle do not override fundamental right, but in determining the ambit of fundamental right, court can consider directive principles. Court should adopt harmonious construction and try to give effect to FR and DPSP means directive principles. means ये जो directive principles हैं ये fundamental rights के ऊपर से नहीं अपना मतलब इफेक्ट दिखाते. जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उनको पहले कंसिडर किया जाता है, बट जब भी किसी चीज़ को इफेक्ट देना है तो दोनों को कंसिडर किया जाता है. वाइल मेकिंग लॉ स्टेट हैज़ टू कंसिडर बोथ FR एंड DPSP मीन्स दोनों को कंसिडर करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी और फंडामेंटल राइट्स को भी. State cannot make law which abridges FR and state has to apply DPSP while making law. ये नहीं है कि हमने फंडामेंटल राइट्स को एक साइड पे रख के फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाने हैं, उसको कंसिडर करके ही बनाने हैं. देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड बोथ आर मेंट टू सप्लीमेंट ईच अदर. तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. दे आर एम टू ब्रिंग सोशल रेवोल्यूशन. तो ये बेसिकली सोशल वेलफेयर सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ताकि जो सिटीजन है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके. तो ये डिफरेंस है. अगर आपसे वो पूछते हैं तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर इन पार्ट 4. दे आर इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे आर not enforceable through court of law. Fundamental rights are like command to states and ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये डायरेक्शंस दी गई होती हैं. ये कमांड नहीं दी होती, ये डायरेक्शंस दी होती हैं. ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो करेगी या नहीं. A law inconsistent with FR is void. A law inconsistent with the directive principle cannot be void. Directive principles of state policy.
फर्स्ट है आर्टिकल 37, application of the principles contained in this part. The provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. इनके कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोविजंस हैं इस पार्ट में, ये कोर्ट के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है ये हमें कि लॉ के अकॉर्डिंग ये करनी है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेट की एक वेलफेयर के लिए ही बनाई गई है. नेक्स्ट इज स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. तो ये इट इज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए ये बनाई गई हैं. द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. Next is the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income. State को ये देखना है कि वो इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज़ में, not only among us individual but also among us group of people residing in different areas or engaged in different vocations. तो ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर ही नहीं बल्कि डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट स्किल्स में जो कर रहे हैं, ये इनइक्वालिटी उन वहाँ सब पे ख़त्म होनी चाहिए. Certain principles of policy to be followed by the state, that the citizen men and women are equally have right to an adequate means of livelihood, means दोनों men and women equal हैं. Ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. कि मतलब एक कॉमन गोल के लिए, सबकी भलाई के लिए जो कंट्रोल है रिसोर्सेज का वो ऐसे होना चाहिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी को बहुत ज़्यादा ना मिले, किसी को बहुत कम ना मिले. That the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पैसा है वो ऐसे नहीं कि अमीर के पास और पैसा आई जाए और गरीब होता जाए, तो इक्वली होना चाहिए, ठीक है. और जो डेट्रीमेंट होता है किसी चीज़ को हार्म करना या डैमेज करना, तो वो एक हार्म नहीं आना चाहिए सोसाइटी में. देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, और इक्वल पे होनी चाहिए चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है उसके लिए. That the health and strength of worker, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocation unsuited to their age or strength. Avocations means उनको ऐसे काम में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए जो उनकी एज और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है. तो हमें जब भी लाइक जॉब पे रखना है या कहीं मतलब एम्प्लॉय करना है किसी इंसान को, तो उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखनी है, उसकी एज देखनी है. ये नहीं है कि हम छोटी एज के किसी लड़के को कोई बहुत हैवी काम के लिए रख लें फैक्ट्री में. तो एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड. That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. कि अगर बच्चों को opportunities दी हैं तो उनको healthy manner में develop करना है, उनको freedom देनी है कि वो अपने जो childhood है उसको इंजॉय करें और किसी भी तरह की उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो. उनको मॉरली ठीक रखना है, जैसे बहुत चाइल्ड लेबर नहीं करनी, ठीक है. ऐसी चीज़ें जो हैं वो दैट शुड बी अबंडेंट. तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.